हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि एक यूट्यूब वीडियो चैनल में लॉन्च कर रहा हूँ जनरल अवेयरनेस के लिए, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए हम आज फर्स्ट टॉपिक अपना पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंस के लिए। तो जनरल अवेयरनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स। बैंकिंग अवेयरनेस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर इंटरव्यू। तो कहीं न कहीं ये सब्जेक्ट जो है वो स्कोरिंग भी है। मेंस में अच्छा खासा मार्क्स इसमें से आप स्कोर कर सकते हैं, और साथ ही साथ इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। तो वहाँ पर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और दिस सब्जेक्ट ऑल्सो गिव्स यू प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट योर जॉब। तो देखिए, एक ऐसा टॉपिक है जनरल अवेयरनेस का जहाँ पर आप आरबीआई और बैंक्स के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, जो कि आपके काम में बहुत आपको हेल्प करेगा। तो बात करते हैं हम सबसे फर्स्ट टॉपिक की, जो कि है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, व्हाट इज़ अ बैंक। एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, और कहीं ना कहीं एग्जाम्स में भी इसका बहुत अच्छा खासा रोल होता है। अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सेप्ट्स डिमांड डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड्स लोन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर्स। कभी भी आपसे पूछा जाए कि एक बैंक क्या है, तो सबसे आसान शब्दों में इसका एक आंसर होगा कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन इशू करता है, उसको हम बैंक कह सकते हैं। बैंक का भी यही फंक्शन होता है। इसके अलावा भी बैंक के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बट मेजर फंक्शंस में ये सिर्फ दो ही चीज़ आएंगे। एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट, यानी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना कस्टमर्स का, और समय समय पर उनको टाइम के हिसाब से लोन भी इशू करना। तो बैंक जो वर्ड है वो एक इटालियन वर्ड से लिया गया था, बैंको, BANCO, जिसका मतलब होता है एक बेंच। तो उस टाइम पे जब बैंकिंग सर्विसेज शुरुआत हो रहे थे बैंक्स की, तो बहुत सारे लोग जो उस टाइम पे बैठ के बेंचेस पे ही बैठ के अपना कामकाज करते थे, इसी से ये वर्ड आया। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज द फर्स्ट बैंक टू बी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, जो कि 1770 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये इंडिया का फर्स्ट बैंक था। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो आरबीआई के एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जिन बैंक रजिस्टर्ड जो बैंक होते हैं उनको हम शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं, और जो इसमें रजिस्टर्ड नहीं होते हैं वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। तो शेड्यूल्ड बैंक आप सभी जान रहे हैं, जैसे एसबीआई वगैरह वगैरह जो भी बैंक है वो सब शेड्यूल के अंदर में ही आते हैं, क्योंकि ये सब रजिस्टर्ड होते हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में बेसिकली इनका काम होता है मनी लेंडिंग का। लोगों को ये इंटरेस्ट पे लोन वगैरह इशू करते हैं, बट इन पे आरबीआई का कोई रेगुलेशन नहीं होता। नेक्स्ट, ये जो शेड्यूल्ड बैंक है ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, कमर्शियल बैंक और नॉन कमर्शियल बैंक में। तो कमर्शियल बैंक नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मेन मकसद जो होता है वो प्रॉफिट मेकिंग होता है, और नॉन कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनका मेन मकसद प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। वो जो पैसा उनके पास होता है उससे वो डेवलपमेंट के काम करते हैं, सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। और इसीलिए नॉन कमर्शियल बैंक्स को डेवलपमेंट बैंक्स भी कहा जाता है, जैसे नाबार्ड, NHB, सिडबी, एक्जिम, एक्सेट्रा। अगला टॉपिक आता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, यानी कि राष्ट्रीयकरण। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट परचेज कर ले, तो वो नेशनलाइजेशन कहलाता है। प्राइवेट से पब्लिक हो जाना, दैट इज नोन एज नेशनलाइजेशन। तो फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू बी नेशनलाइज्ड वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1 जनवरी 1949। तो पहला बैंक भारत का जो नेशनलाइज हुआ था, फर्स्ट बैंक, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था 1 जनवरी 1949 में। नेक्स्ट उसके बाद आता है द फर्स्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया टू बी नेशनलाइज्ड वाज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1 जुलाई 1955। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइज किया था 1 जुलाई 1955 को, और साथ ही साथ उसका नाम भी चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। नेक्स्ट इसके बाद एक मेजर नेशनलाइजेशन हुआ था 19 जुलाई 1969 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे बैंकों को नेशनलाइज किया, सिलेक्ट किया नेशनलाइजेशन के लिए जिनका कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा थे। और ऐसे उस टाइम 14 बैंक्स थे, तो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 19 जुलाई 1969 विथ कैपिटल ऑफ 50 करोड़ ईच। इसके बाद फिर फोर्थ नेशनलाइजेशन होता है 15 अप्रैल 1980 में, जो कि 6 और भी बैंक्स थे जिनके साथ हुआ था, और इनका कैपिटल 200 करोड़ से ज़्यादा थे। तो टोटल यहाँ पर 14+6 यानी कि 20 बैंक्स का ये दो में नेशनलाइजेशन किया गया था। अब ये जो सेकेंड टाइम नेशनलाइजेशन हुआ था, इसमें 6 बैंक्स थे, और इन 6 में से एक बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जो कि फर्दर जा करके पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया 4 सितंबर 1993 को। तो ये 4 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नेशनलाइजेशन से रिलेटेड।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्मॉल एंड पेमेंट बैंक। तो देखिए स्मॉल एंड पेमेंट बैंक का सबसे मेन जो मोटिव था वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का था। फाइनेंशियल इंक्लूजन वो चीज़ होता है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कम दाम पे या फिर सस्ते कीमत पे फिर फ्री ऑफ कॉस्ट आम जनता तक पहुंचाना, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बैंक्स इज टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द लो इनकम ग्रुप एंड कॉमन मैन। कैपिटल रिक्वायरमेंट जो था इन बैंक्स को ओपन करने के लिए, तो पहले दोनों का 100 करोड़ था। स्मॉल बैंक का भी पहले था 100 करोड़, बाद में इसको अभी 200 करोड़ कर दिया गया है, और पेमेंट बैंक का 100 करोड़। रिलेटेड कमिटीज़ जो थी इनके साथ, वो स्मॉल बैंक में थी उषा थोराट कमेटी, और पेमेंट बैंक के साथ नचिकेत मोर कमेटी। इन्हीं के रिकमेंडेशंस के बाद में इनको स्टैब्लिश किया गया था। अब आते हैं इनके डिफरेंस की तरफ। तो स्मॉल बैंक ये इट कैन एक्सेप्ट ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट लाइक बैंक। एक बैंक की तरह ही सारे डिपॉजिट्स ये एक्सेप्ट कर सकता है और सारे अकाउंट्स ओपन कर सकता है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट यानी कासा राफा। बट पेमेंट बैंक कैन ओनली एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ये सिर्फ डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोन इशू नहीं करते। तो अगर लोन इशू नहीं करते तो इनका क्रेडिट कार्ड का भी कोई काम नहीं होता है, लेकिन डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं। सो नो क्रेडिट कार्ड बट कैन इशू डेबिट कार्ड। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं कैन नॉट गिव लोन्स बट शैल इन्वेस्ट 75% इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो देखिए जब लोन इशू नहीं करेंगे तो उनके पास जो भी डिपॉजिट्स आएंगे उससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट उनको देना पड़ेगा, तो उसके लिए वो 75% तक जो है उसको गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्मॉल बैंक्स के नेक्स्ट टॉपिक पे कि विल मेनली फोकस ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, स्मॉल बिजनेसमैन एंड एमएसएमई। इनका जो वर्क क्राइटेरिया होगा या यहाँ तक फोकस करने की कही गई है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स यानी लेबर्स को, फिर स्मॉल बिजनेसमैन जो होते हैं, और फिर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। वहीं पेमेंट बैंक्स में ये फोकस करता है पुअर पीपल, माइग्रेंट वर्कर्स जो अपना घर छोड़कर कहीं बाहर काम करते हैं और उनको बैंक अकाउंट उनके पास नहीं है और पैसा उनको मंथली अपने घर भेजना होता है, तो माइग्रेंट वर्कर्स वांटिंग टू सेंड रेमिटेंसेस हों, तो बेसिकली इनके लिए फोकस करता है पेमेंट बैंक। 50% ऑफ द लोन विल बी गिवन टू एमएसएमई ऑफ अप टू 25 लाख। तो स्मॉल बैंक्स के लिए भी एक रूल था कि 50% जो लोन है वो ऐसे सेक्टर्स में देने होंगे, एमएसएमई सेक्टर्स में देने होंगे, और अप टू 25 लाख तक ये पैसे दे सकते हैं, वहाँ पर लोन दे सकते हैं। इसमें एग्जांपल्स में देख लीजिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाएगा, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्सेट्रा। यहाँ पर मैक्सिमम बैलेंस जो है वो पर अकाउंट में 1 लाख है, जबकि स्मॉल बैंक में ऐसा कोई लिमिट नहीं था। और इसके एग्जांपल होगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक एक्सेट्रा। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक्स था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी फीडबैक है आप हमको कमेंट में बिल्कुल बताएंगे। थैंक यू सो मच।